Assalamu alaikum, dear students, friends, and viewers. Welcome back to our channel Politics and International Relations Basics. Today, I am going to explain a very important term, that is dictatorship. In this video, we are going to learn that what is dictatorship and what are the various types of this type of government dictatorships. So let's start to understand this term dictatorship. डिक्टेटरशिप जिसको आमरीत कहा जाता है उर्दू में, ये भी एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस तरह से डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरह से डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें या तो सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ people, group of persons, they control and they possess complete power, absolute power, without effective constitutional restrictions and limitations. ये एक ऐसा तर्ज हुकूमत है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें या तो सिंगल पर्सन रूल होगा या फिर चंद लोगों की हुकूमत होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो चंद लोग या वो अकेला शख्स, उसके पास कुल्ली इख्तियारात होंगे, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होंगी और उसकी या उस ग्रुप की उन पावर्स के ऊपर कोई आईनी पाबंदी नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस नहीं होंगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हर तरह की पावर को इस्तेमाल करने में मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। तो डिक्टेटरशिप कैसा तर्ज हुकूमत है, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? सिंगल पर्सन डिक्टेटर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या ये चंद लोगों की हुकूमत भी हो सकती है। अगर आपको याद हो तो हम इससे पहले डिफरेंट जो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली हमने अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें अरिस्टोटल ये कहता है कि अगर सिंगल पर्सन रूल है और वो सिंगल पर्सन रूल कर रहा है इन दी बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ कम्युनिटी, तो उसे उसने मोनार्की का नाम दिया। लेकिन जब वो सिंगल पर्सन अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ पब्लिक्स इंटरेस्ट्स, तो उसको अरिस्टोटल ने टायरनी का नाम दिया और ये कहा कि वो सिंगल पर्सन मोनार्क की बजाय उसे टायरेंट कहा जाएगा, क्योंकि वो जालिम है, जाबिर है और वो ताकत के बलबूते पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इसी तरह से डिक्टेटरशिप भी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सिंगल पर्सन भी हो सकता है या चंद लोग मिलकर भी हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, डिटर्मिनिंग फीचर क्या है कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर होगी और उनका एक डेस्पोटिक रूल होगा। उनका जो रूल होगा वो विदाउट एनी रूल होगा। अब यहाँ पे पहला रूल हुक्मरानी और दूसरा रूल क्या है कि कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता, कोई आइन मौजूद नहीं है, क्योंकि जब आइन मौजूद होता है तो उस आइन को ओबे करना होता है। चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर है या आपका प्रेसिडेंट है, वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन से बाहर नहीं निकल सकता और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस को वायलेट करता है तो उसके लिए उसे अकाउंटेबल किया जाता है और उसके उन एक्शंस को के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया जाता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन जब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंगल पर्सन या वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर कम्प्लीटली फ्री टू एक्सरसाइज देयर पावर्स एज पर देयर ओन डिज़ायर। अगर बात की जाए इस टर्म की डेरिवेशन की कि ये जो टर्म है ये एक्चुअली किस ज़ुबान से निकाली गई, किस ज़ुबान से इसको अख़ज़ किया गया, तो ये लैटिन वर्ड डिक्टेटर से माखूज़ है। we can say that this term dictatorship has been derived from a Latin word dictator
और जो डिक्टेटर का वर्ड है, जो डिक्टेटर टर्म है, एक्चुअली रोमन रिपब्लिक के अंदर इस टर्म को एक ऐसे मैजिस्ट्रेट के लिए यूज़ किया जाता था जिसको अगर उस कंट्री के अंदर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है, एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है या क्राइसिस पीरियड चल रहा है, तो उन क्राइसिस को, उस बुहरान को, उस हंगामी सूरत हाल को निमटने के लिए टेम्परेरीली उसको कुछ गैर मामूली इख्तियारात दे दिए जाते थे। और जिस पर्सन को वो गैर मामूली इख्तियारात दिए जाते थे टू कूप विद दैट एमरजेंसी सिचुएशन, उसे डिक्टेटर का नाम दिया गया। लेकिन अगर हम जो मॉडर्न डे डिक्टेटर्स हैं उनके डिफरेंट फीचर्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करें तो मॉडर्न डे डिक्टेटर्स ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं टायरेंट्स से। टायरेंट को भी हमने डिस्कस किया कि टायरेंट परवर्टेड फॉर्म है मोनार्क्स की, यानी अरिस्टोटल के नज़दीक ये मोनार्की की बिगड़ी हुई शक्ल है, मोनार्की की ये डिविएंट फॉर्म है। तो जो मॉडर्न डे डिक्टेटर्स हैं दे हैव मोर रिजेम्बलेंस विद टायरेंट्स इंस्टेड ऑफ एंशियंट डिक्टेटर्स। जो डिक्टेटर्स हैं वो क्या करते हैं, दे जनरली रिजॉर्ट टू फोर्स, इवन कि पॉलिटिकल पावर को भी वो फोर्स इस्तेमाल करते हुए हासिल करते हैं, क्योंकि जो डिक्टेटर होगा वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के ज़रिए से पॉलिटिकल पावर एज्यूम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या हैं? इलेक्शन, पोल्स। आप इलेक्शन के बाद जो विनिंग पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, और जो अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी सिस्टम है या बाई पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अकॉर्डिंगली कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो पार्लियामेंट में एज अपोजिशन रोल, अपोजिशन पार्टी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, और अगर कहीं पर कोलिशन गवर्नमेंट है तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि 2 या 3 जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर इन पावर और उन्होंने हुकूमत बनाई होती है। लेकिन वो हुकूमत में कैसे आती हैं, वो पॉलिटिकल पावर कैसे एज्यूम करती हैं? बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और आइनी तरीक़ाकार क्या है सियासी इक़्तिदार हासिल करने का? इलेक्शन। लेकिन जो डिक्टेटर्स होते हैं दे यूज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, वो गैर आइनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। और गैर आइनी तरीक़ाकार क्या है कि आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं या आप डिफरेंट फ्रैजुलेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से पॉलिटिकल पावर हासिल करते हैं, और फिर उस पॉलिटिकल पावर को जो कि फ्रॉड के ज़रिए से या ताकत को इस्तेमाल करते हुए हासिल कर ली गई, फिर वो अपने उस पॉलिटिकल पावर को मेंटेन कैसे करते हैं? जो पब्लिक है उसको डरा धमका के, उनको सप्रेस करके, जो पब्लिक लिबर्टीज़ हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, सिविल लिबर्टीज़ में आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, इस तरह के बहुत सारे जो आपके राइट्स हैं दे आर द सिविल लिबर्टीज़। तो सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करके कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया जाता है, जलसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, जो प्रेस होती है उसको जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। एक बहुत ही माइन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा होता है डिफरेंट टीवी चैनल्स को, डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको, कि क्या कोई ऐसा मटेरियल तो पब्लिश नहीं हो रहा जो कि उस डिक्टेटर के अगेंस्ट है या उसकी पॉलिसीज़ को जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से डिक्टेटर्स अपनी उस पॉलिटिकल पावर को मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें 19th और 20th सेंचुरी में उस पीरियड की जब मोनार्कीज़ जो बादशाहत वाला निज़ाम था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया, तो उस निज़ाम को किसने रिप्लेस कर दिया? 2 जो मेजर फार्म्स हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने कौन कौन सी 2 मेजर फार्म्स ने मोनार्कीज़ को रिप्लेस किया? एक तो डिक्टेटरशिप है और दूसरी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब आपने यहाँ पर
डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, इसको डिफरेंशिएट भी करना है और इनके दरमियान क्या बेसिक फ़र्क है उसे भी अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो गवर्नड हैं, यानी जो रियाया है, जो पब्लिक है, जो मासेस हैं, उनको उनके ऊपर जो रूलर्स होते हैं वो उनकी कॉन्सेंट से आते हैं। यू मे से दैट गवर्नड इज़ बीइंग गवर्नड बाय थ्रू देयर कॉन्सेंट, कि जो गवर्नड हैं यानी जो रियाया है, जो मासेस हैं, उन पे हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान उनकी मर्ज़ी से उन पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। लेकिन अगर बात की जाए डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो गवर्नड हैं, जिन पे हुकूमत की जा रही है, जिन पे हुक्मरानी की जा रही है, उनकी कॉन्सेंट उसमें शामिल नहीं होती है और उस डिक्टेटर ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज़ करते हुए उस पॉलिटिकल पावर को एज्यूम किया होता है। अगर बात की जाए डिक्टेटरशिप की डिफरेंट फॉर्म्स की, तो डिक्टेटरशिप की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे शुरू में हमने बात की कि सिंगल पर्सन रूल भी हो सकता है और फ्यू पीपल रूल भी हो सकता है। अगर लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो लैटिन अमेरिका में 19th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट डिक्टेटर्स एमर्ज हुए और वो डिक्टेटर्स कैसे उन्होंने पॉलिटिकल पावर को हासिल किया। पहले उन्होंने अपनी आर्मीज़ को इस्टेब्लिश किया और इससे पहले कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सियासी इक़्तिदार को छीनते, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी वो वीक हो चुकी थी। क्योंकि बहुत सारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं अगर आप उनको देखें तो उनके ऊपर भी जो डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स हैं वो रूल करती रही हैं ओवर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जब उन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने फ्रीडम हासिल की फ्राम द डिफरेंट यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, फ्राम द डिफरेंट यूरोपियन रूलर्स, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी उन स्टेट्स की, उन कंट्रीज़ की, दे हैव बिकम रिलेटिवली वीक, वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक बेहतरीन और एक शानदार मौका समझते हुए इस सिचुएशन से जो इस तरह के पर्सन्स थे जिनको हम डिक्टेटर कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मीज़ को एस्टेब्लिश किया और उसके बाद अपनी उसी प्राइवेट आर्मी को यूज़ करते हुए, उस फोर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने जो सेंट्रल अथॉरिटी थी और जो वीक नेशनल गवर्नमेंट्स थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया। तो लैटिन अमेरिका के अंदर इस तरीके से डिक्टेटरशिप की इमर्जेंस हुई। लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, ये पहले जो हमने एक सिनेरियो को डिस्कस किया दैट वाज द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी, लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में जो डिक्टेटरशिप के पैटर्न था वो डिफरेंट था। क्योंकि 20th सेंचुरी में जो डिक्टेटर्स थे वो नेशनल डिक्टेटर्स थे रेदर दैन प्रोविंशियल लीडर्स, यानी वो सिर्फ़ एक ख़ास इलाके में ही मकबूल नहीं थे, बल्कि वो कौमी सतह पर जाने पहचाने थे, मशहूर थे और लोग उनको जानते थे। पब्लिक उनको सम हो कुछ जो सेगमेंट है सोसाइटी का, कुछ जो हिस्सा है उस मुआशरे का, वो उन्हें सपोर्ट करता था। तो उन्होंने कैसे पॉलिटिकल पावर को एज्यूम किया, उन्होंने एक तरीका तो ये यूज़ किया कि जो उस पर्टिकुलर कोई सोशल क्लास थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेल्दी क्लास थी, जो प्रिविलेज्ड एलीट क्लास थी, उसके साथ वो मिले और ख़ुद को उन जो प्रिविलेज्ड क्लास थी उसके साथ एक आप ये कह लें कि अलायंस क्रिएट किया और उस प्रिविलेज्ड और एलीट क्लास की मदद से उन्होंने सियासी इक़्तिदार हासिल किया। अब यहाँ पर भी देखें कि 20th सेंचुरी के अंदर भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में अगर हम डिक्टेटरशिप के जो डिफरेंट पैटर्न और डायनामिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें तो वहाँ पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ही यूज़ किए। ये नहीं है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज़ किए, क्योंकि अगर कोई
पर्सन या एक पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज़ करते हुए पॉलिटिकल पावर एज्यूम करती है, तो डेफिनेटली जो उसका रूल होगा वो एक लेजिटिमाइज रूल होगा। अगर बात की जाए डिफरेंट अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स की, आप लोगों को याद होगा कि जो अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स हैं इनके ऊपर एक लंबे अरसे तक यूरोपियन रूलर्स ने रूल किया है। तो जब यहाँ पे जो अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स हैं इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो 1947 से पहले ये जो तीनों कंट्रीज़ थे इनको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। उस वक़्त तो ये 3 कंट्रीज़ थे ही नहीं, ये एक ही मुल्क था, बरसगीर के नाम से जाना जाता था। और बाद में आपको पता ही है कि 71 के बाद बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो इसी तरह से अगर आप श्रीलंका को देखें तो वहाँ पर भी जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं उन्होंने एक लंबे अरसे तक रूल किया। इसी तरह से अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर आपको कॉलोनियल मास्टर्स का एक लॉन्ग पीरियड तक रूल नज़र आएगा। तो जो न्यू स्टेट्स थी जिन्होंने इन कॉलोनाइजर्स से छुटकारा हासिल किया, आज़ादी हासिल की, यहाँ पर डिक्टेटर्स ने क्विकली खुद को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स थे जो कि न्यूली गवर्नमेंट्स ने, जो कॉलोनाइजर्स थी, जो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स थी, उन्हीं के पैटर्न पे उन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को डिज़ाइन किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स अनवर्केबल साबित हुए। क्यों अनवर्केबल साबित हुए? क्योंकि इस उन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म था, वो जो आइनी तरीक़ेकार मुतारफ़ करवाए गए, जो आइन दिए गए, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास की कम्प्लीटली एब्सेंस थी। और आपको याद होगा कि जब हम डेमोक्रेसी को डिस्कस कर रहे थे तो वी स्टडीड कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट्स ए लॉन्ग फ्रॉम पब्लिक से डेमोक्रेसी बहुत एक्सपेक्ट करती है, इसीलिए उसे एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। रेदर उसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों उसे एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है? क्योंकि अगर पब्लिक विजिलेंट नहीं होगी और लोग अपने अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में वेल अवेयर नहीं होंगे, तो वो उन राइट्स की वायलेशन पे कैसे कोई बात करेंगे? क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है कि मेरा कोई राइट वायलेट हो रहा है, तो वो उसकी वायलेशन के लिए कैसे बात करेगा? और इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, क्योंकि अगर पब्लिक विजिलेंट नहीं होगी तो जो रूलर्स हैं, अगरचे वो इलेक्टेड रूलर्स हैं, लेकिन जब उन्हें पता है कि कोई हम पे क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब लोग तो सोए हुए हैं और इन्हें अपने हकूक़ के बारे में बिल्कुल कोई आगाही नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं वो उनको सर्व करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नो वन इज़ देयर टू क्रिटिसाइज़ अस। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया वो अनवर्केबल साबित हुआ, और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे डिक्टेटर्स ने उस वैक्यूम को फ़िल कर दिया, उस खला को फ़िल कर दिया। बहुत सारे और कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर हासिल की वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हासिल की, और उन्होंने एक वन पार्टी रूल जो है वो उस कंट्री के अंदर लागू किया और अपोजिशन को सुप्रेस किया, अपोजिशन को दबाया। और अब आप खुद देखें कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे अपोजिशन को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया जाता है, अपोजिशन को किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर में इन्वॉल्व नहीं किया जाता और वन पार्टी रूल होता है, तो वो भी सम हो, क्योंकि जब वन पार्टी रूल होगा तो जो रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अगर बैन कर दिया जाता है, या उनको इलेक्शन कैंपेन करने से रोक दिया जाता है, या उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनको सिटीजन्स के लिए अलाउ नहीं किया जाता, तो वो भी सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उन्हें कर्टेल किया जाता है। और अगर एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर भी सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल किया जाता है, तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट भी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं उसे कहा जा सकता। अब हमारे पास एक और टाइप है, वो है कम्युनिस्ट एंड फैशिस्ट डिक्टेटरशिप्स।
ये डिफरेंट है क्योंकि अभी हमने अफ्रीकन और एशियन जो स्टेट्स थी वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप डायनामिक्स थे उनको डिस्कस किया। कम्युनिस्ट और फैशिस्ट डिक्टेटरशिप बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है क्योंकि ये जो डिक्टेटरशिप है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या आप ये कह लें कि जो कि अर्लियर दे वर द कॉलोनीज ऑफ डिफरेंट वेस्टर्न पावर्स, ऐसा केस नहीं था यहाँ पर। बल्कि जो कम्युनिस्ट और फैशिस्ट डिक्टेटरशिप्स थी दे अरोज इन वेरियस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़। और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर जो एडोल्फ हिटलर था, इसी तरह से अगर सोवियत यूनियन की बात की जाए, अभी इस वक्त आपको सोवियत यूनियन की टर्म नज़र नहीं आएगी क्योंकि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स कर गया और 15 न्यू जो स्टेट्स थी जिन्होंने मिल के तो यूएसएसआर को इस्टेब्लिश किया था, उनका कोलैप्स हो गया। और तो उसके बाद जो टर्म आपको नज़र आएगी वो रशिया नज़र आएगी। तो नाज़ी जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर एंड द सोवियत यूनियन अंडर जोसेफ स्टालिन वर द लीडिंग एग्जांपल्स ऑफ सच मॉडर्न टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप्स। कम्युनिस्ट और फैशिस्ट डिक्टेटरशिप में दो हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, एक सोवियत यूनियन की और एक जर्मनी की। इन डिक्टेटरशिप्स के क्रूशल एलिमेंट्स क्या थे कि ये जो लीडर्स थे, ये जो डिक्टेटर्स थे, अगर हम हिटलर की बात करें या स्टालिन की बात करें तो दे आइडेंटिफाइड स्टेट विद अ सिंगल मैस पार्टी। जैसे पहले हमने बात की कि वन पार्टी रूल, इसी तरह से इन स्टेट्स के अंदर भी सिंगल मैस पार्टी एस्टेब्लिश की गई एंड ऑफ द पार्टी विद इट्स क्रिज्मेटिक लीडर। और जैसे जो नाज़ी पार्टी थी जर्मनी की, हिटलर उसको लीड कर रहा था, इसी तरह से जो सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको स्टालिन लीड कर रहा था। तो ये जो पार्टीज़ थी दोनों कंट्रीज़ के अंदर, दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, ये वन मैन पार्टी आप इसे कह सकते हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है कि उन्होंने एक ऑफिशियल आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई टू लेजिटिमाइज देयर रिजीम। और वो ऑफिशियल आइडियोलॉजी क्या थी, जैसे अगर आप जर्मनी की बात करें तो एक जर्मन सुपीरियर और मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट भी था, नेशनलिस्ट एलिमेंट भी था। इसी तरह से जो कम्युनिज़म है वो भी अगर आप सोवियत यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको कम्युनिज़म एक ऑफिशियल आइडियोलॉजी नज़र आती है। और इसके साथ साथ जैसे पहले हमने बात की कि जो डिफरेंट डिक्टेटर्स हैं वो पॉलिटिकल पावर हासिल करते हैं और फिर उस पॉलिटिकल पावर को वो रिटेन कैसे करते हैं, उसको फर्दर अपने पास वो रखते कैसे हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोपोगेंडा टूल्स, टेरर क्रिएट करके, लोगों के दिलों में अपना एक खौफ पैदा करके, एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करके, और जो अपोजिशन है उसकी आवाज़ को दबा के, एंड द यूज़ ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये जो दो हमने टाइप्स पढ़ी, कम्युनिस्ट और फैशिस्ट, इसमें उन्होंने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसका भी यूज़ किया टू सप्लीमेंट एंड टू मेक देयर रूल फर्दर स्ट्रॉन्ग। Soviet type communist dictatorships arose in Central and Eastern Europe, China and other countries in the wake of World War II। अगरचे इनमें से जो ज़्यादातर हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सोवियत यूनियन जो है वो बजाते खुद भी कोलैप्स कर गई बाय द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। लास्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे डिक्टेटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि और क्या सिचुएशन पैदा होती है जहाँ पे जो क्रिज्मेटिक लीडर्स हैं या डिफरेंट जो मिलिट्री पर्सन्स हैं वो पॉलिटिकल पावर एज्यूम करते हैं। तो ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक और फॉरेन क्राइसिस, even most constitutional governments have conferred emergency powers on the chief executive, and in some notable cases this provided the opportunity for duly elected leaders to overthrow democracy and rule dictatorially thereafter। जब हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है
वो हंगामी सूरत हाल इंटरनल भी हो सकती है और फ़ान क्राइसिस भी हो सकते हैं। तो ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एमरजेंसी पावर्स जो इलेक्टेड रूलर्स हैं उनको दे दी जाती हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो एमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म भी हो जाती है तो वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई होती हैं वो वापस नहीं ली जाती हैं और वो ट्रेंड जो डिक्टेटरल ट्रेंड है वो ही चलता रहता है। और इस तरह से जो हंगामी सूरत हाल को निमटने के लिए इख्तियारात दिए गए थे वो इख्तियारात फिर वापस करने में वो रिलक्टेंट होते हैं। वो फिर लिमिटेशंस के साथ रूल करना पसंद नहीं करते बल्कि वो एब्सोल्यूट पावर को ही एंजॉय करना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं कि जिस तरह से अगर बात की जाए कि एमरजेंसी लगाई गई और उस एमरजेंसी ख़त्म होने के बाद भी उन चीफ एग्जेक्टिव्स ने उन पावर्स को विदड्रॉ नहीं किया बल्कि वो उनको यूज़ करते रहे। ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने स्लाइड्स में मेंशन कर दी हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। जर्मनी की है, इसमें इसी तरह से बेनितो मुसोलिनी इटली में है, कमाल अतातुर्क टर्की में, जोसेफ पोलैंड में है, अंतोनियो सालाज़ार पोर्टुगल में है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें यूएस की और यूके की, बरतानिया की और अमेरिका की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी एमरजेंसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई और जो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं उन्हें कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं दी गई। डेफिनेटली वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती रही, क्राइसिस आते रहे और वहाँ पर जो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई। लेकिन जो ही ये वार टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, एमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हुई, तो साथ ही उनकी वो जो एक्स्ट्रा पावर्स थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, उनको हॉल्ट कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो एक लंबे अरसे से इन प्रैक्टिस है और उसमें कोई मेजर ऐसा हॉल्टिंग पीरियड नहीं आया जिसमें हम ये कह सकें कि वहाँ पर इतने अरसे के लिए जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसने रूल किया है। जैसे बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स में आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर एक लंबे लंबे पीरियड तक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है और जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल पावर एज्यूम कर लेती हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood well about dictatorship, what is dictatorship, and how may we differentiate dictatorship with other constitutional forms of government like democracy, जिसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। बिकॉज जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है तो उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। उस गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार में रहते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म मौजूद होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट अपनी पावर्स को पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करती है तो कोर्ट्स, जो उनको गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो उन एक्शंस के लिए उन्हें अकाउंटेबल डिक्लेयर करती हैं और एक लंबा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का शुरू हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप लोग जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, तो देन आई विल एड्रेस देम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।